not a game, it's a rich thing. ग्रेग बर वक्त स्टोर से निकल आया था। वो स्टैनले की हॉपगाह में था जब धमाकों की आवाज़ आई। फायरिंग ने इसकी हिम्मत और उम्मीद को मुतासिर किया था। वो क्राइम और एक्शन फिल्मों से लुत्फानंदोज होता आया था। मामला उलट गया था। क्रिसमस के मौका पर वो खुद एक हॉरर मूवी का हिस्सा था और मूवी स्टूडियो की बजाय हकीकी ज़िंदगी में चल रही थी। फायरिंग के साथ नॉली ने भौंकना शुरू कर दिया। बादशाह सन्नाटा छा गया। ग्रेग ने समात पर जोर दिया। बातों की मध्यम आवाज़ आ रही थी। इसके बाद मुकम्मल खामोशी। कुछ देर इंतजार के बाद वो डरते डरते हरकत में आया। चौबारे की खिड़की से छज्जे के जरिए पहली की तरह तिरछी छत के किनारे से वो नीचे कूदा। वो नज़रों में आए बगैर घर में निकलने में कामयाब हो गया। तब गैराज की तरफ जाने की नौबत ना आई। वो सांस रोके डेजी को गैराज के दरवाजे पर देख रहा था। डेजी के हाथ में गन थी। 7:45। वो चारों लॉन्ड्री की महदूद जगह पर बेदस्तोपा थे। डेजी ने मरिंडा के मुंह में कपड़ा ठोंसने की जहमत नहीं की थी। स्टैनले के मुंह में तौलिए के टुकड़े का सिरा बाहर लटक रहा था। मरिंडा ने बआसानी तौलिया मुंह से पकड़कर बाहर खींच लिया। शुक्रिया, स्टैनले ने कहा। हालातों वाक़यात ने इसे जीरो ज़बर कर दिया था, लेकिन इसने अपनी अंदरूनी कैफियत को पूरी तरह जाहिर न होने दिया। मरिंडा ने ओल्गा के मुंह से कपड़ा निकाला और ओल्गा ने ह्यूगो के मुंह से तौलिया खींचा। तीनों के हाथ पैर बंधे हुए थे। सिर्फ मरिंडा के पैर आज़ाद थे। बाहर क्या हो रहा है? स्टैनले ने सवाल किया। गालो पुलिस के साथ आई है। पुलिस वापस चली गई है। ब्राड ने गालो को भी रवाना करने की कोशिश की थी, लेकिन वो नहीं गई। वो इनके काबू नहीं आई। गालो ज़बरदस्त औरत है। हाँ, वो ज़बरदस्त है, स्टैनले ने कहा। मैं इसे बर्दाश्त कर चुकी हूँ। उन्होंने गालों पर गोलियां भी चलाई। सब ने धमाके सुने होंगे। वो हैरियत से है। वो घर से बाहर है। इन चारों की बातों से लगता है कि वो फिलहाल इसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाए। वो पुलिस को फ़ोन करेगी, ओल्गा ने पुरुमीद अंदाज में कहा। नहीं, इसका मोबाइल यही जैकेट में रह गया। मरिंडा ने नफ़ी में गर्दन हिलाई। वो ज़रूर कुछ ना कुछ करेगी। वही हमारी वाहिद उम्मीद है, स्टैनले ने एतमाद से कहा। लोगान और बच्चे भी अभी आज़ाद हैं, ओल्गा ने जैसे याद दहानी कराई। इन हालात में लोगान से कोई उम्मीद नहीं रखी जा सकती, मरिंडा ने शर्मिंदगी से कहा। कुछ देर के बाद वहाँ खामोशी आ गई। स्टैनले गालों के बारे में सोच रहा था। वो क्या कर सकती है? ये आम चोर नहीं है, दहशतगर्द थे। फायरिंग तक की नौबत आ गई थी, यानी उन्होंने ज़रूरी समझा तो किसी की जान लेने से भी दरेग नहीं करेंगे। क्या कह रही हो? स्टैनले ने मरिंडा को खड़े होते हुए देखा। मरिंडा ने टांग से स्टूल खिसका के रोशनदान के नीचे कर लिया और एहतियात से स्टूल पर खड़ी होगी। वो काटेज और गोदाम को देख सकती थी। वहाँ कोई आवाज़ ना थी, ना हरकत। मरिंडा की निगाह बाहर और समात अंदर की तरफ मरकूज थी। वहाँ से काटेज का दरवाज़ा खुलता दिखाई दिया। लोगान की शक्ल नजर आई। इसके अकब में एल्टन था, जिसके हाथ में मौजूद गन का रुख लोगान के सर की तरफ था। एल्टन ने बाएं हाथ से टॉम का बाजू थाम रखा था। मरिंडा की आंखों में खौफ का लहर गहरा होता चला गया। इन तीनों का रुख घर की तरफ था, या फिर किसी आवाज़ पर एल्टन ने पेशकदमी रोक दी। फिर गैराज की सिमत से डेजी नमदार हुई। वो सोफिया को बालों से पकड़कर घसीट कर आगे ला रही थी। सोफिया रो रही थी। रो फरसा मंजर ने मरिंडा को अश्कबार कर दिया। इसने बेसाता चीख का गला घूंटा। डेजी ने एल्टन से कुछ कहा। मान टॉम डेजी पर चिल्लाने लगा। वो सोफिया को छोड़ने के लिए कह रहा था। टॉमी खामोश रहो, मरिंडा ने सरासीमगी के आलम में सरगोशी की। एल्टन और डेजी दोनों हंस रहे थे। वाक़यातन टॉम ने झटके से हाथ नहीं छुड़ाया और डेजी पर झपटा। नहीं, मरिंडा की गटी गटी चीख निकली। डेजी के लिए ये अफ्ताद वाकई गैर मुतवक्की थी। इसने सोफिया के बाल छोड़ दिए। टॉम बच्चा था, डेजी पर क्या असर होना था? वो हैरानगी के मारे लड़खड़ाई। इसने बिला तामुल टॉम के सर पर गोंसा मारा। रुक जाओ, मरिंडा तड़प उठी। टॉम गिर के उठ खड़ा हुआ कि दूसरा गोंसा खाकर फिर जमीन बोस हो गया। फिर वही हुआ जिसकी मरिंडा को तवक्को नहीं थी। वो लोगान के दिफाई मिजाज से आगाह थी। लोगान गन की परवाह किए बगैर मुतहरिक हुआ। वो डेजी और मरिंडा के बेटे टॉम के दरमियान हाइल हो गया। डेजी ने बेधड़क लोगान के पेट में गोंसा मारा। वो पेट पकड़कर आगे की तरफ झुका। डेजी फिर टॉम की तरफ मुतवज्जे हुई। लोगान इसे मौका दिए बगैर एक बार फिर दरमियान में आ गया। इस मरतबा डेजी ने भरपूर पंच इसके मुंह पर जमाया। लोगान का होंठ फट गया। ठंडे मिजाज का पुरअमन आदमी मुसल्लह बदमाशों के सामने खड़ा था। मरिंडा इसकी जरूरत पर दंग रह गई। टॉम इसका बेटा नहीं था। डेजी ने तीसरी बार हाथ उठाया। लोगान मार खा रहा था, लेकिन जगह छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। इस वक्त लोगान की बेटी सोफिया का सख्ता टूटा। वो पलट कर भागी। एल्टन ने इसे दबोचना चाहा, लेकिन सोफिया गुलहरी की रफ्तारी से निकलती चली गई। वो आनन फानन बर्फानी माहौल में गायब होगी, ना जाने पाए। एल्टन गुर्राया। मैं इन दोनों को देखता हूँ, तुम उसे पकड़ो। जाओ। डेजी शिकारी कुत्ते की मानी सोफिया के ताक़ुब में। ग्रेग बेबसी से सोफिया डेजी के चंगल में देख रहा था। वो इसे बालों से पकड़कर काटेज की तरफ ले गई। ग्रेग फेरारी की चाबियां निकालता हुआ गैराज में दाखिल हुआ। फेरारी का V12 इंजन नाराज भैंसे के मानद गुर्रा कर बेदार हुआ। ग्रेग ने फोन की स्क्रीन पर नजर डाली और गैराज का बगली दरवाजा दर से खुला। ग्रेग ने हैरत से बदहवास सोफिया को देखा। वो देख चुका था कि सोफिया डेजी के चुंगल में फंस गई थी, मगर वो यकीनन किसी तरह जान बचाकर भागी थी और बहुत डरी हुई थी। बिलाशुबा डेजी इसके पीछे आ रही थी। लम्हों की बात थी, फोन करने का वक्त नहीं था। सबसे पहले इसे सोफिया के साथ डेजी से दूर जाना था। ग्रेग ने ऑटो डोर का बटन दबाया। सोफिया आपती गाड़ी के अंदर दाखिल हो गई। गैराज डोर खोलने के लिए ग्रेग ने रिमोट कंट्रोल उठाया।
डोर अकब में था। रियर व्यू में ग्रेग गैराज डोर को ऊपर उठते हुए देख रहा था। खुलते दरवाजे में इसने एक साया नमूदार होते देखा। डेजी गैराज की मलगजी रोशनी में आंखें सुकेड़कर सिचुएशन समझने की कोशिश कर रही थी। ग्रेग ने फेरारी को रिवर्स में दौड़ाया। एल्टन लोगान और टॉम को गन पॉइंट पर किचन में लाया। ब्रॉड ने देखा लोगान का चेहरा कई जगह से जख्मी था। टॉम के चेहरे पर भी नील पड़ा था, वो रोए जा रहा था। 4 नफूस अभी तक गैर हाजिर थे, ग्रेग, सोफिया, कैरोलिन और गालो। असल खतरा गालो की तरफ से था। वक्त निकला जा रहा था, इन्हें 10 बजे तक एयरफील्ड में होना चाहिए था। एल्टन ने मिरिंडा के फोन निकालकर मेज पर डाला और लोगान को जमीन बोस करके इसकी मशकें कसना शुरू कर दी। फिर इसे और टॉम को लॉन्ड्री में पहुंचा दिया गया। ब्रॉड ने हैरत से देखा कि पहले से अंदर मौजूद अफराद के मुंह में कपड़ा नहीं था। ओल्गा ने फरियाद की कि ह्यूगो को किचन में आराम से रखा जाए। ओल्गा ह्यूगो की हालत जार से परेशान थी, ताहम इसकी फरियाद का किसी ने असर न लिया। ब्रॉड के दिल में हमदर्दी का ख्याल उभरा, जिसे इसने सख्ती से कुचल डाला। लॉन्ड्री का दरवाजा बंद कर दिया गया। गालो कहाँ है? ब्रॉड ने एल्टन से सवाल किया। कॉटेज और गैराज में तो नहीं, एल्टन ने जवाबन कहा। जैकेट के बगैर वो ज्यादा देर बाहर नहीं रह सकती। नाइजल बोला, गोदाम में होना चाहिए था। ब्रॉड ने कहा, मैं गोदाम में जाता हूँ। एल्टन ने कदम उठाए। आखिरी बार ग्रेग ने सोफिया को डेजी की गिरफ्त में देखा था। बिलाशुबा सोफिया ने किसी तरह जान छुड़ा ली थी। वो घबराई हुई और सिसकियां ले रही थी। ग्रेग आगाह था कि डेजी सर पर है। ग्रेग के लिए 6 सिलेंडर फेरारी का संभालना मुश्किल था। अपने से ज्यादा इसे सोफिया की फिक्र थी। गैराज डोर पूरी तरह ऊपर नहीं था। डेजी दौड़ती हुई ड्राइविंग साइड पर आई। दरवाजा खोलने के लिए इसने हैंडल पर हाथ डाला। गाड़ी हरकत में थी। ग्रेग ने अंधाधुंध गाड़ी भगाई। गैराज डोर की ज़ीरी सतह ने गाड़ी की छत को रगड़ा। नागवार आवाज के साथ फेरारी बाहर निकल गई, फिसलती चली गई। डेजी भी बाहर आ गई। हरी फैन रोशनी में थे। ग्रेग ने व्हील घुमाकर गियर बदलने की कोशिश की। डेजी ने जैकेट की जेब में हाथ डालकर गन निकाली। नीचे लेट जाओ, ग्रेग चिल्लाया। वो फायर करने वाली है। बर्फ ने ग्रेग के लिए मजीद मुश्किल पैदा कर दी, ताहम वो गाड़ी संभालने में कामयाब हो गया। ये और बात थी कि गाड़ी लहरा रही थी, लिहाजा डेजी का पहला फायर निशाने पर नहीं लगा। दूसरे फायर ने अक्पी खिड़की का शीशा तोड़ दिया। ग्रेग बाल बाल बचा। तीसरा पैसेंजर सीट का शीशा तोड़कर विंड स्क्रीन को पास कर गया। ग्रेग की बौखलाहट अरूज पर थी। सोफिया मुतवातिर चिल्ला रही थी। दफातन इंजन बंद हो गया। ग्रेग गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा था। इसने अकब में देखा और दहशत ज़दा हो गया। डेजी दौड़ती हुई आ रही थी और महज 10 कदम दूरी पर थी। गोया मौत सर पर थी। ग्रेग ने आखिरी बार कोशिश की। इंजन घुराया। ग्रेग ने मुश्किल गियर बदला और एक्सेलरेटर दबाता चला गया। गाड़ी उछलकर पीछे गई और किसी चीज से टकराई। एकदम इसने फेरारी रोक दी और पीछे देखा, कोई नहीं था। वो डरते डरते उतरा, आहिस्ता अकब में गया। डेजी बर्फ पर बेतुके अंदाज में पड़ी थी। गालो 3 अफराद को जान गई थी। चौथे का नाम नाइजल था, जिसे गालो ने अभी तक नहीं देखा था। वायरस इनके पास था। वो जराइम पेशा थे, मुसल्लह थे और मरने मारने पर तुले हुए थे। गालो खुद कोई आम औरत नहीं थी। क्रेमलिन में आने से पहले वो पुलिस वुमन थी, लेकिन यहाँ सूरत हाल काफ़ी खराब थी। वो गोदाम की खिड़की से लगी जीत के इम्कानात का जायजा ले रही थी। बेहतरीन हिकमत अमली ये थी कि वो इनको एक एक करके गिराना शुरू करे। वो तनहा थी, हथियार और फोन के बगैर। दिमाग बर्क रफ्तारी के मानद काम कर रहा था। 2 गाड़ियां गिराज से बाहर मकान के सामने खड़ी थी। इनकी चाबियां कहाँ हैं? गालो बेखबर थी। सैफाम को एल्टन के नाम से पुकारा गया था। गालो ने इसे गोदाम की सिमत आते देखा। पिस्टल इसके हाथ में था। इसकी उम्र मुश्किल 30 बरस थी। वो दराज कामत और सेहतमंद था। गालो ने अतराफ में नजर दौड़ाई, फिर पलट कर सीढ़ी के जरिए वो छत पर आ गई। कैरोलिन को वो पहले देख चुकी थी। वो हस्बे साबिक मैं वहाब थी। गोदाम में नजर मारने के बाद एल्टन को ऊपर ही आना था। गालो का दिमाग तेजी से काम कर रहा था। दुबदू फाइट के लिए वो पूरे एतमाद थी। मसला हथियार का था। गालो ने हरीफ को सरप्राइज देना था और हथियार गिराना था। ऊपर छत्ती तक आने वाली सीढ़ी कुछ मुख्तलिफ थी। सीढ़ी के दोनों पाए नीचे चौबी फर्श के हानों में थे। छत्ती की ऊंचाई 7.5 फुट से ज्यादा नहीं थी। इसकी हरकत कितनी मुअस्सर होगी? इसका निसार टाइमिंग पर था। गालो के पास दूसरा मौका नहीं था। एल्टन का सर 2 छत्ती के फर्श तक आने से पहले ही गालो को सीढ़ी गिरानी थी। इस सूरत में एल्टन ज्यादा से ज्यादा सीढ़ी के तीसरे कदबे पर होता और कम बुलंदी से नीचे गिरने की सूरत में वो जख्मी होने से बच जाता। गालो का टारगेट था कि वो वक्ती तौर पर बदहवास हो जाएगा और गन हाथ से निकल जाएगी। और वलीन तरजीह गन थी। वो अनाज की बोरी के साथ चारों हाथों पैरों के बल घात लगाए तैयार थी। इसने एक नजर ख्वाबिदा कैरोलिन पर डाली और एक्शन के लिए तैयार होगी। बिलाहिर एल्टन ने सीढ़ी पर पांव रखा। गालो की सांस अजहुद रुक गई। आसाब पहले ही तने हुए थे। वो ऊपर आ रहा था। देखने की कोशिश में खुद भी नजर आ जाती। इसे अपने अंदाजे पर इन्हिसार करना था। नस नस में करंट दौड़ रहा था। वो बिजली के मानद हरकत में ही आगे जाते हुए इसने रुख बदल के लात चलाई। सीढ़ी के दोनों पाए 2 छत्ती के किनारे से चंद इंच ऊपर निकले हुए थे। पायों के गिर्द हल्के की शक्ल के क्लिप थे। क्लिप ने 2 छत्ती के फर्श को पकड़ा हुआ था। गालों की दाएं टांग की भरपूर जरब सीढ़ी के दाएं जानिब लगी। दाएं जानिब का क्लिप निकल गया। वो सीढ़ी गिराने में नाकाम हो गई। ताहम एक क्लिप निकलते ही सीढ़ी झटका खाकर गैर मुतवाज़िन हो गई। गालों का असल मकसद पूरा हो गया। एल्टन के लिए ये नागहानी इफ्ताद कतई तौर पर गैर मुतवक्का थी। वह संभलने की नाकाम कोशिश करने के बाद नीचे जा गिरा।
गन हाथ से निकल गई ताम इसने गालो को देख लिया। दोनों की नजरें लम्हा भर के लिए चार हुई। झपट की हरकत में गालो के जिस्म का रुकना मुहाल था, इससे भी साथ नीचे जाना था। गालो को एक्शन से पहले इस बात का दराग था। चलते हुए इसका जिस्म हला में गया। आखिरी लम्हे में इसने झूलती हुई सीढ़ी पर हाथ डालते हुए लहर की। जिम्नास्टिक की खिलाड़ी की मानद कलाबाजी खाते हुए नीचे उतरी। अगरचे ये एक बद्दी लैंडिंग थी ताम वो जख्मी होने से बच गई थी। गालो ने गन उठाने के लिए लोड लगाई, लेकिन एल्टन की बदहवासी लम्हाती थी। इसने लेटे लेटे गालो का टहना पकड़ लिया। गालो ने करवट लेकर दूसरी लात इसके मुंह पर जमाई। एल्टन की फुर्ती ने इसे हैरान कर दिया था। इसने न सिर्फ वार को बचाया बल्कि काबू किए हुए टहने को लेकर खड़ा हो गया। वो एंकल लॉक करने जा रहा था। इसकी माहिराना चाबुकदस्ती के बाइस गालो एक बार फिर उल्ट पलट कर पेट के बल आ गई। एक टांग अकब में हवा में एल्टन के दोनों हाथों की गिरफ्त में थी, दूसरी टांग का घुटना जमीन पर था। सेकंड का खेल था, वो आगाह थी। इस मर्तबा हैरत का सामना एल्टन को करना पड़ा। मौलिक गिरफ्त मुकम्मल होने से पहले गालो करवट बदल कर दोबारा पुश्त के बल पर आई। एल्टन झुकी हुई हालत में टहना काबू करके सीधा होने वाला था जब गालो की दूसरी टांग इसके सीने पर लगी। ये तसल्ली बख्श ज़रब एंकल लॉक का वाहिद तोड़ था। वो पीछे उलटकर कलाबाजी खाते हुए खड़ा हो गया। गालो ने दोनों टांगे सामने ऊपर करके कोस की शक्ल में दोबारा जमीन पर जमाई और उछल कर खड़ी हो गई। सब कुछ आनन फानन हो गया। वो मुतवातर हरकत में थी। गालो को एहसास हो गया कि मद्दे मुकाबिल तरने वाला नहीं है। दूसरी तरफ एल्टन हैरत ज़दा था। एल्टन ने गन की तलाशी में तवज्जो हटाने में गलती की और गालो की लात इसके पेट में लगी। अगले चंद मिनट शदीद कशमकश की नजर हो गए। दोनों लड़ते हुए गन से दूर चले गए। मान एल्टन नाकारा टीवी से उलझकर गिर पड़ा और गालो पलट कर गन की तरफ भागी। कैरोलिन की चीख सुनकर वो ठनकी और हफीफ सी सुस्ती ने एल्टन को मौका फराहम किया। ताहम वो गालो को गन पर कब्जा जमाने से रोक ना सका। दोनों एक दूसरे में उलझकर फिर लोटपोट हो गए। गालो ने गन की बैरल इसकी आंख में पिरोने की कोशिश की। एल्टन के मुंह से पहली बार एक अजियतनाक कराह खारिज हुई। जोशो खरोश यकदम मानिंद पड़ गया। गालो ने लम्हा ज़ाया किए बगैर गिरफ्त तब्दील करके गन का दस्ता पूरी ताकत से इसकी गनपट्टी पर मारा। एल्टन ने कुराहते हुए हाथ पैर छोड़ दिए। गालो हाँफते हुए लोड लगाकर दूर हुई। घुटनों के बल बैठकर इसने गन सीधी की, लेकिन वो बेहिस्सो हरकत पड़ा था। दफातन चक्कर आया और गालो लेट गई। एक आंख नीली होने लगी थी। बालाई होंठ सूज रहा था। बाल बिखर गए थे। इसने मुतवातर चीखती हुई कैरोलिन की तरफ तवज्जो दी। गर्दन घुमाकर वो छत्ती की तरफ देखने लगी, फिर मुंह में रिसने वाला खून थूक कर आहिस्ता आहिस्ता उठी। हाथ के इशारे से कैरोलिन को तसल्ली दी। नाकारा टीवी के पास जाकर इसका तार खींचा। वापस आकर एल्टन को ऊंधा लेटाया और हाथ पुश्त पर कस दिए। बाद अज़ां रस्सी का टुकड़ा तलाश करके टांगे भी जकड़ दी। मुतमईन होकर वो छत्ती के करीब आई। गन इसने पतलून में उड़स ली। लहराती हुई सीढ़ी को इसने दो छत्ती के साथ जमा कर पकड़ लिया और कैरोलिन को नीचे उतरने का इशारा किया। ग्रेग ने हिम्मत जमा की। खुद पर काबू पाते हुए डेजी के मुड़े तुरे जिस्म की तरफ देखा। सोफिया इसके साथ लिपटी खड़ी थी। अब क्या करें, सोफिया ने कहा। पहले गन को काबू करते हैं। तुम्हें गन इस्तेमाल करना आती है? ग्रेग ने जवाब नहीं दिया। वो सोफिया का हाथ पकड़े डेजी की तरफ बढ़ा। वो 6 फुट के फासले पर मुंह के बाल पड़ी थी। दोनों हाथ जिस्म के नीचे दबे हुए थे। एक टांग गैर कुदरती तौर अंदाज पर मुड़ी हुई थी। दूसरी टांग और गंजी खोपड़ी खून आलूदा थी। गन कहाँ है? ग्रेग ने कहा। दफातन डेजी जख्मी नागन की तरह बल खाकर पलटी। नागुफ्ता हालत के बावजूद इसकी हरकत में तेजी थी। इसके एक हाथ में गन थी, दूसरे हाथ से इसने सोफिया की कलाई पकड़कर इसे घसीटा। सोफिया चीख मारकर डेजी के करीब गिरी। डेजी ने गन बैरल सोफिया की गर्दन से टिका दी। मुंजमद ग्रेग पर एक सख्ता तारी हो गया। जैसा कहो वैसा करो वरना तुम्हारी दोस्त मरेगी। इधर घुटनों के बल बैठ जाओ, डेजी ने धमकाते हुए हुक्म सादिर किया। खौफ और बेबसी ने ग्रेग को मफलूज कर दिया। वो हस्बे हिदायत डेजी के करीब बैठ गया। मैं तुम्हारा हाथ छोड़ रही हूँ, कोई गलती मत करना। दोनों मुझे खड़ा करो और घर की तरफ चलो। डेजी की टांग टूट गई थी। खड़ा होने की कोशिश में वो कराहने लगी। ग्रेग और सोफिया बैसाखियों की तरह इसकी बगलों में थे। डेजी का चेहरा बर्फानी माहौल के मानद सफेद हो रहा था। गालो ने कैरोलिन और एल्टन को गोदाम में छोड़ दिया। एल्टन के मुंह में कपड़ा ठोंसकर आंखों पर पट्टी बांध दी गई थी। गालो कॉटेज का चक्कर लगाकर मरकजी रिहाइशगाह के अकब में नमूदार हुई। अकबी दरवाजा गैर मुकफ्फल था, लेकिन इसने अंदर की बजाय खिड़कियों का रुख किया। मान इसके नजर लॉन्ड्री के रोशनदान पर पड़ी। मरिंडा की आंखों में हैरत और जोश थी। मुंह खुला हुआ था। गालो ने होंठों पर उंगली रखकर इसे खामोश रहने का इशारा किया और आंखों ही आंखों में सवाल किया। मरिंडा ने सर की हरकत की, तासुरात और आंखों से जवाब देने की कोशिश की। गालो कुछ समझी कुछ नहीं। इंतजार करने का इशारा देकर वो किचन के खिड़की के करीब आ गई। एहतियात से अंदर झांका। अंदर 2 आदमी टीवी पर खबरें सुन रहे थे। एक ब्रॉड और दूसरा नाइजल था। गालो खिड़की से हटकर दीवार से चिपक गई। वो मुसल्ले थी और अगले कदम के बारे में सोच रही थी। मौसम बेहतर हो रहा है। रास्तों की सफाई का आगाज हो गया है। निकलने का वक्त है। नाइजल ने कहा। मुझे एंटोनिया गालो की फिक्र है। ब्रॉड ने कहा। इंतजार नहीं किया जा सकता, वक्त कम है। एल्टन कहाँ रह गया? ब्रॉड ने सवाल किया। हम मर्सिडीज में निकलेंगे, तुम चाबियां लाओ। ब्रॉड घड़ी देखता हुआ किचन से निकला। इसकी नज़र किचन टेबल पर पड़े परफ्यूम स्प्रे पर गई। नामालूम ख्याल के तहत इसने बोतल उठाकर जेब में डाली। नाइजल की निगाह इस वक्त टीवी पर थी।
गालो ने ब्रॉड को बाहर आकर मर्सिडीज की तरफ जाते देखा। इसकी मुश्किल आसान हो गई। अंदर नाइजेल नामी आदमी अकेला था। गालो अकबी दरवाजे से अंदर दाखिल हुई, लॉबी से गुजरकर सीधी किचन में जा धमकी। नाइजेल खिड़की से बाहर देख रहा था। फ्रीज। गालो ने गन वाला हाथ सीधा किया। नाइजेल तेजी से घूमा। हाथ ऊपर कर लो। नाइजेल ने हिचकिचाते हुए आहिस्ता से हाथ उठा दिए। इस गन को पहचानते हो, ये तुम्हारे साथी की है। इसने बात नहीं मानी, मारा गया। तुमने हमाकत की तो तुम भी इसके पास ऊपर पहुंच जाओगे। गालो ने झूठ बोला। इसकी नजर नाइजेल की पतलून की जेब पर थी। अब ऊंधे मुंह नीचे लेट जाओ। नाइजेल अंदर ही अंदर बल खा रहा था। तवील मनसूबाबंदी और आखिरी मराहल की मारामारी के बाद जब हाथी निकल गया तो दुम रह गई, बल्कि पूरा हाथ ही निकल गया था। तो इस मौके पर हजीमत नाकाबिले बर्दाश्त थी। गालो ने गन बाएं हाथ में मुंतकिल की और एक घुटना टिकाकर नीचे बैठ गई। गन बैरल इसने नाइजेल की गर्दन पर रखी और दायां हाथ ट्राउजर की जेब की तरफ बढ़ाया। ये मफरूजा महंगा पड़ा कि नाइजेल गन पॉइंट पर हमाकत नहीं करेगा। नाइजेल की हरकत तेज थी। गालो ट्रिगर दबाने के लिए एक सानिया के लिए हिचकिचाई थी। अब देर हो चुकी थी। न सिर्फ इसका तौज़ुन खराब हुआ बल्कि गन भी हाथ से निकल गई। नाइजेल ने दीवानावार लात चलाई। गालो ने गिरते गिरते इसके चेहरे पर किक मारी, गन पर हाथ डाला और हरीफ से पहले संभल गई। फिर कोशिश करो, गालो ने सर्द लहजे में कहा। मुझे गोली मारने के लिए बहाना चाहिए। नाइजेल गजबनाक तासुरात के साथ इसे घूर रहा था। गन निकाल कर नीचे गिरा दो, मेरी बात जहन में रखना। नाइजेल ने गन जेब से बाहर निकाली और मुस्कुरा दिया। तुमने कभी किसी को गोली मारी है? गन फेंक दो। मैं नहीं समझता कि तुमने किसी इंसान पर गोली चलाई है। वो दुरुस्त कह रहा था। पुलिस सर्विस के दौरान भी गालो ने ऑपरेशन में हिस्सा लिया था, लेकिन कभी किसी को हलाक करने की नौबत नहीं आई। वो पथरीले तासुरात के साथ पलक झपकाए बगैर नाइजेल को देख रही थी। गन फेंक दो। डियर, नाश्ते का कोई इंतजाम नहीं? माँ ने किचन में कदम रखा। नाइजेल का गन वाला हाथ बुलंद हुआ। वार्निंग का मौका था ना वक्त। गालो ने ऊपर तले 2 फायर किए। दोनों गोलियां कांधे में लगी। वो चीख मारकर फिर से टकराकर गिरा। माँ ने भी साथ ही चीख मारी। नाइजेल के हाथ से गन निकल गई। गालो ने ठोकर से गन दूर फेंक दी। फिर लॉन्ड्री का दरवाजा खोला। किचन की महदूद जगह में धमाके समात शिकन साबित हुए थे। स्टैनले की आंखों में चमक थी। चेहरा खिल उठा था। किसे गोली लगी? नाइजेल को। गालो ने सुकून से कहा। कैंची और छुरी की मदद से इसने सबसे पहले स्टैनले को आज़ाद किया। इसने बेहतियार गालो को गले से लगा लिया। शुक्रिया। इसने गालो के कान में सरगोशी की। सर, आप दूसरों को आज़ाद करें। वो बोली। ब्रॉड दूर नहीं है, इसने फायरिंग की आवाज़ तो सुन ली होगी। क्या इसके पास गन है? नहीं, स्टैनले ने कहा। कोई नहीं लेगा। ब्रॉड की आवाज़ आई। गालो एड़ी के बल घूमी। ब्रॉड दरवाजे में खड़ा था। इसने शीशे की बोतल को हथियार के मांझ पकड़ा हुआ था। गालो फुटेज में देख चुकी थी। इसके हाथ में डायम्ब्री की बोतल थी। बोतल में मोडोबा 2 वायरस मौजूद था। अजीब ड्रामाई सूरत हाल थी। गन का रुख ब्रॉड की तरफ और परफ्यूम स्प्रे का रुख गालो की तरफ था। गोली चलाओ तो सब मारे जाएंगे, ब्रॉड ने गुर्राते हुए कहा। तुम खुद भी नहीं बचोगे। गालो ने तंबीह की। मुझे परवाह नहीं, मैं आने वाली दहशतगर्दी का हिस्सा नहीं था। मेरे साथ भी धोखा हुआ। अब नाकामी की गुंजाइश नहीं। हारने से बेहतर है मर जाऊं। ब्रॉड मारो या मर जाओ वाली कैफियत में था। इसने पलट कर जख्मी नाइजेल को देखा और दरवाजे से हट गया। तुम इधर आओ, अपनी गन मेज पर रखो। ब्रॉड ने गालो को इशारा किया। नाइजेल शाना दबोचे खड़ा हो गया। गालो ने गन मेज पर ब्रीफकेस के पास रख दी, वो दूसरी भी। ब्रॉड ने फर्श पर पड़ी गन की तरफ इशारा किया। गालो ने नाइजेल की गन उठाकर मेज पर रख दी। नाइजेल ने बाएं हाथ से गन उठाकर जेब में रखी। दूसरी गन उठाकर इसने अचानक गालो के चेहरे पर वार किया। गालो अजियत भरी कराह के साथ जमीन बोस होगी। नाइजेल गुस्से में था। दिमाग ठीक है ना? वक्त निकला जा रहा है। मुझ पर हुक्म मत चलाओ। ब्रॉड ने दांत पीसे। इसने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है, लेकिन ये हिसाब बराबर करने का वक्त नहीं। निकलो यहाँ से। मेरा शाना, मैं मरहम पट्टी साथ रख लेता हूँ, रास्ते में करेंगे। एल्टन और डेजी का क्या हुआ? जहन्नम में डालो उन दोनों को। ब्रॉड दवाइयों के लिए कैबिनेट की तरफ बढ़ा। बुड्ढे और इसकी रखेल को बांध देते हैं। नाइजेल ने गाली दी। स्टूपिड फूल, वक्त नहीं है। नाइजेल ने जहरीली आंखों से ब्रॉड को देखा। क्या कहा तुमने? इसकी आंखों में खून था। ब्रॉड को फौरन एहसास हो गया कि नाइजेल के सर पर खून सवार है और पहली गोली वो इसे मारेगा। ब्रॉड ने परफ्यूम स्प्रे बुलंद किया और नाइजेल की आंखों में देखा। ब्रॉड मौत का सामना करने के लिए तैयार था। नाइजेल ने नजर हटाई। ओके, चलते हैं।